आपका रुख करना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश से जिस तरीके से खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में एक तो बीजेपी को बड़ा डेंट पड़ा है, साथ ही साथ अगर मंत्रिमंडल की तरफ देखें तो मंत्रिमंडल में भी वो जगह नहीं मिल पाई लोगों को। लेकिन बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार से कई नाम आ रहे हैं सामने, और ऐसे में बिहार के कौन कौन वो मंत्री होंगे, सवाल ये है कि मंत्रिमंडल क्या में शामिल तो हो जाएंगे लेकिन मंत्रालय कौन कौन सा होगा ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि बिहार की नजरें टिकी होती हैं मंत्री बने तो, लेकिन विभाग कौन सा, क्या कुछ खबर आ रही है? देखिए पल्लवी, आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा डेंट है भारतीय जनता पार्टी को। नहीं तो 2014 में 71 सीट जीतने वाली पार्टी अब महज 35 के आसपास सिमटी हुई है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है पल्लवी बिहार के लिए, वो ये है कि जो भी पुरानी टीम थी, या आप जिसे अमित शाह की टीम कह रहे हैं, वो तमाम लोगों को देखिए मंत्रिमंडल में जगह मिली है। पूरे पश्चिम में खराब रिजल्ट होने के बावजूद जयंत चौधरी मंत्री बन रहे हैं। उसके बाद देखिए अनुप्रिया पटेल सिर्फ एक सीट जीत पाई, उस पूरे इलाके में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया पूर्वांचल में। बावजूद इसके अनुप्रिया पटेल आखिरी वक्त में मंत्रिमंडल में शामिल होने में कामयाबी हासिल कर ली है। जो ड्रॉप हुए हैं, या तो वो मंत्री ड्रॉप हुए हैं जो चुनाव हार गए हैं, जो भी चुनाव जीते हुए लोग हैं जिसमें महेंद्र पांडे शामिल हैं चंदौली से जो चुनाव हार गए थे, तो वो अब भी वही टीम के हिस्सा हैं जो 2014 और 2019 में देख रहे थे, जो जीते हुए सांसद हैं। बिहार को लेकर जो कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है, तो उसमें माना जा रहा है कि जो बिहार के, जो देश के टॉप 5 से 7 मंत्रालय हैं, शायद उसके मिलने की गुंजाइश कम है। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले लवली आनंद से हमने वो सवाल पूछा, हमने पप्पू यादव से पूछा, हमने जेडीयू के कई सारे नेताओं से पूछा कि 12 सांसदों वाली पार्टी जो सबसे मजबूत इंजन कहा जा रहा है एनडीए का, अगर उसे सिर्फ 2 मिल रहा है, वो भी अभी पोर्टफोलियो तय नहीं है। एक कैबिनेट मंत्री ललन सिंह का बनना तय है और रामनाथ ठाकुर एमओएस होंगे, ये भी लगभग तय है। लेकिन मंत्रालय रेल को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। पावर, चूंकि आरके सिंह चुनाव हार गए हैं आरा से, पावर मंत्रालय उनके पास था। ऊर्जा, संभावना है कि हो सकता है वो शिफ्ट किया जाए। जब आरसीपी जेडीयू में कुछ महीनों के लिए मंत्री रहे जेडीयू कोटे से मोदी सरकार 2 में, तो उनके पास स्टील था। हो सकता है वो संभावना कि स्टील जेडीयू के कोटे में जाए। लेकिन अब भी बिहार के लोग या जनता दल यूनाइटेड की कोशिश है कि जो पब्लिक से जुड़ा हुआ कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो मंत्रालय है, वो उसे मिले, जिसमें रेल महत्वपूर्ण है, पावर हो सकता है कि महत्वपूर्ण है, पेट्रोलियम हो सकता है कि पोर्टफोलियो पर जेडीयू की नज़रें हों। लेकिन अभी सिर्फ फिलहाल एक ही पोर्टफोलियो कैबिनेट का मिलना है, तो संभावना इस बात की कम है कि जोड़ तोड़ अभी ज़्यादा हो। जब बजट सेशन होगा और जब सरकार के कुछ दिन हो जाएंगे और जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तब फिर पोर्टफोलियो की लड़ाई इससे कहीं ज़्यादा तेज होगी और फिर उसमें ज़्यादा डिमांड होगी। फिलहाल अभी बीजेपी कोटे से 3 12 में से, जिसमें मुजफ्फरपुर से नए नवेले सांसद बने हैं निषाद, वो पहली बार राज्य मंत्री बनेंगे। 2 जो उनके पुराने चेहरे हैं नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह, वो कैबिनेट का हिस्सा हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रयोग करने की स्थिति में कम से कम बिहार से तो नहीं देखने को मिला है। हाँ, ये बात जरूर है कि एनडीए का बोलबाला, बिहार एनडीए का बोलबाला मौजूदा मंत्रालय में है। जीताराम मांझी 1 सांसद, वो मंत्री हो रहे हैं। चिराग पासवान 5 सांसद, वो मंत्री हो रहे हैं। बिहार कोटे से 3, बीजेपी कोटे से 3 मंत्री हैं और जेडीयू से महज सिर्फ 2 मंत्री हैं। तो ये संभावना है कि ये बर्थ बढ़ेगा। पोर्टफोलियो को लेकर अभी बहुत ज़्यादा किचकिच नहीं हो रहा है, क्योंकि बिहार के लोगों को लगता है कि विधानसभा चुनाव जो महत्वपूर्ण है अगले साल होने वाला है 2025 के शुरुआती दिनों में ही, तो उसको तैयारी ध्यान में रखकर किया जा रहा है। नीतीश कुमार खुद नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा बड़ा पोर्टफोलियो वो ले लें जिससे कि पावर सेंटर एक दिल्ली और एक पटना शिफ्ट हो जाए और इससे गलत मैसेज जाए। तो वो पूरा फोकस विधानसभा चुनाव पर करना चाहते हैं और इसीलिए जनता दल यूनाइटेड फूक फूक पर कदम रख रही है। हाँ, पोर्टफोलियो से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट पल्लवी स्पेशल स्टेटस, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, या क्या वैसी कोई व्यवस्था कर पाते हैं वित्त आयोग में, ये महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि उसी राह पर टीडीपी भी है, तेलंगाना खास करके आंध्रा, क्योंकि इसी स्पेशल स्टेटस के नाम पर 2019 के पहले टीडीपी अलग हो गई थी मोदी सरकार से, और वो एक बड़ा इशू है, वो एक बड़ा राजनीतिक पेच है जिस पर सबकी नजरें होंगी। पोर्टफोलियो से कहीं बड़ा इशू है मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए। ठीक है, ये तो मानना पड़ेगा कि बिहार ने यूपी से बाजी मार ली है। सांसद वहां पे ज्यादा है, डेंट जरूर लगा है, लेकिन बावजूद इसके बिहार की सियासत कहते हैं ना कि
बिहार के लोग पॉलिटिक्स में सबसे आगे रहते हैं, वो इस मंत्रिमंडल में नंबर्स ने बता दिया है। संजीव, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं, क्योंकि शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि जब गठबंधन सहयोगियों के साथ समर्थन लेटर लेना होगा तब दिक्कत आएगी बीजेपी को, फिर कहा गया कि जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तब दिक्कत आएगी। अभी तक ये जो 2 स्टेप हमारे सामने नजर आए, बड़े स्मूथ सब कुछ चला है, सब कुछ ठीक चला है। अब जब पोर्टफोलियो बांटे जाएंगे तब आपको लग रहा है तब भी बहुत आसानी से सब कुछ हो जाएगा, या असली चैलेंज अभी बीजेपी का, प्रधानमंत्री मोदी का सामने आना बाकी है? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि जब नतीजे आए, आंकड़े सामने आए, तो एक उत्साह की कमी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जरूर दिखाई पड़ी और महसूस ये हुआ कि क्या वो अथॉरिटी जो प्रधानमंत्री मोदी की हुआ करती थी उसमें डेंट आएगा। ये प्रश्न लोगों के दिमाग में था, लेकिन बहुत ही रणनीतिक तरीके से ऐसा लगता है टीम मोदी ने चीज़ों को परखा और उसे अपने तरीके से आकार दिया। जैसे आपने नोटिस किया होगा, भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी की कोई बैठक नहीं हुई। जो संसदीय दल होता है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी कोई बैठक नहीं हुई जैसे कांग्रेस पार्टी की हुई या दूसरे दलों की होती है। सीधे एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई और एनडीए ने सीधे प्रधानमंत्री को अपना लेटर ऑफ सपोर्ट दिया और उसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री के पद के लिए चुन लिया। और उसके बाद उन्होंने अपना जैसे ही दावा ठोका, अपने आप में दुनिया भर के लोगों ने उन्हें बधाइयाँ देनी शुरू कर दी और माहौल बन गया। तो जो शुरुआती संशय था वो तुरंत ख़त्म भी हो गया। और ऐसे में जबकि पाया ये गया कि जो 2 मुख्य खंभे हैं इस सरकार के, टीडीपी और जेडीयू, इन दोनों की कोई खास मांग नहीं है, क्योंकि दोनों अपने अपने राज्यों में मुख्यमंत्री अपने आप को बनाए रखने और केंद्र से मदद इमदाद हासिल करने में ही ज़्यादा यकीन रख रहे हैं। नीतीश कुमार हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा उनकी मांग कि स्पीकर का पद मिल जाए या बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मंत्रालय मिल जाए या कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से जुड़े 4 मंत्रालयों में से कोई एक मिल जाए, ऐसा नहीं था। और इस बात को मैंने बहुत संजीदगी से टटोलने की कोशिश की जब संसद में जमा हुए थे तमाम एनडीए के सांसद, और उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है जो मिलेगा हम उसके साथ खुश रहेंगे। ये कहना था जेडीयू का भी, ये कहना था टीडीपी का भी। और जहाँ तक सवाल चिराग पासवान का, तो वो शुरू से ही कह रहे थे कि कुछ मिले ना मिले हम तो प्रधानमंत्री के साथ हैं। तो आंकड़े की बाजी जो है वो तो तय कर ली गई। अब रहा सवाल कि पोर्टफोलियो किसको कौन सा मिलने जा रहा है, और ये सब कुछ निर्भर एक ही आदमी पर कर रहा है। अब से कुछ देर पहले भी हमारी ये जानकारी पुख्ता हुई, जब मैंने एक सूत्र से जानकारी हासिल करने की, उनका यही कहना था कि किसी को भी कुछ पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, किसी को कोई मालूम नहीं है कि आखिरकार कौन सी पोर्टफोलियो किसे मिलने जा रही है। मैं इस वक्त जेपी नड्डा साहब के निवास पर हूं और लगातार बैठकों के दौर जो चले हैं 11 घंटा 12 घंटा और लगातार ये मीटिंगों में रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले अंदर गए हैं और संभवतः शाम में निकलेंगे शपथ ग्रहण के लिए। बताया ये जा रहा है कि इन तक को भी जानकारी जो है वो अपने तरीके से नहीं है, क्योंकि ये जानकारी जो है पोर्टफोलियो वाली सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को है। पार्टी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह या फिर अमित शाह के पास लोगों ने अपनी ख्वाहिशें जाहिर की हैं, मिलेगा क्या ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जानते हैं। लिहाजा वहाँ भी कोई किचकिच होगी, वहाँ भी कोई टकराव होगा, इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं है। देखिए, शपथ ग्रहण होगा, 7000 गेस्ट्स हैं, वहाँ पर कुर्सियाँ लगी हैं और उसके 1-2 घंटे के बाद ही संभावना व्यक्त की जा रही है कि प्रधानमंत्री की तरफ, राष्ट्रपति की तरफ से वो नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें पोर्टफोलियो के नाम होंगे और उसमें कोई नाराज़गी जाहिर करेगा, ऐसा लगता नहीं। जी संजीव, एक सवाल मेरा भी है कि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई और तमाम जो नेता हैं, एमपीज हैं, उनसे मुखातिब हो रहे थे देश के प्रधानमंत्री, अगर 2014 और 19 की बात करें तो इसी तरीके से फ़ोन आता है और वो उनके घर पर जाकर चाय पर बुलाते हैं और बात करते हैं। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात समझना चाहेंगे या लोग जानना चाहेंगे कि चूंकि इस बार एनडीए के नेता भी हैं वहाँ पर, एमपी हैं वहाँ पर, तो प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा? चूंकि जाहिर तौर पर नई टीम है, नई ऊर्जा होगी, क्या कुछ मंत्र दिया है? कुछ खबर आ रही है क्या? देखिए, जो आधिकारिक तौर पर जानकारी मिली है उसके अनुसार जो प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ अपनी टीम को, तो उसमें सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री ने कही है कि जो विकसित भारत का लक्ष्य हमारा है 2047 का, उसके लिए आपको काम करना है और वो अभी से आपको काम करना है और एक 100 दिनों का लक्ष्य दिया गया है।
रोड मैप दिया गया है 100 दिनों का, यानी कि मंत्रियों को आराम नहीं करने दिया जाएगा। मंत्री पद पा गए, लाल बत्ती घूम रही है, ऐसा नहीं होने जा रहा है। हर व्यक्ति को टारगेट और टाइम बाउंड तरीके से काम करना पड़ेगा। आज की संबोधन में यही था। और हमारी जानकारी ये भी है कि कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिसमें कि सचेत रहने को कहा गया है। बहुत से लोग जो पहली दफ़ा मंत्री बन रहे हैं उनके लिए ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री ने ये ताकीद की है कि बहुत से प्रलोभन आते हैं, ये दिल्ली है और जाहिर है कि यहाँ पर आपको बहुत सचेत रह कर के फोकस्ड तरीके से काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। निगरानी रहेगी, लेकिन आपको भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा और जो लक्ष्य है सरकार का उसे पाना है। अब देखिए, जो लक्ष्य है उसमें निरंतरता बरती गई है, यानी कि जो पहले कार्यकाल या दूसरे कार्यकाल में जो लक्ष्य था, खासतौर पर दूसरे कार्यकाल में जब प्रधानमंत्री ने तय किया था 2047 में विकसित भारत, 5वें से तृतीय बनाना है इकॉनमी को, सबसे बड़ी इकॉनमी दुनिया में। तो ये तमाम ऐसे लक्ष्य हैं जो खासतौर पर दे दिए गए हैं मंत्रियों को, और अपने अपने कार्यों को करिए, कहीं भी दिग्भ्रमित मत होइए, अपने लक्ष्य पर वो केंद्रित रहिए। ये तमाम ऐसी बातें कही गई हैं और इस तरह की बैठकें बहुत होती रहेंगी। एक और खास बात है कि जिनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट की जगह मिली है वो राज्य मंत्रियों को साथ में लेकर के चले, ये भी कहा गया। बिल्कुल ठीक है, मानस की तरफ में रुक कर लेता हूं। मानस, क्योंकि यूपी काफी समय से विधानसभा चुनाव हो रहे थे, लोकसभा चुनाव हो रहे थे, ये माना जा रहा था कि ये बीजेपी का गढ़ बन गया है। अब यहाँ पे बीजेपी का जो कार्ड है हिंदुत्व का वो चलता है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव ने बता दिया है कि इस बार मंडल पर और कमंडल का जो फाइट देखने मिली उसमें मंडल भारी पड़ा। तो अभी जो आप देख रहे हैं, जिन मंत्रियों को जगह मिली है मानस, उस पर आप माने कि थोड़ा सा जातीय समीकरण भी देख रही है बीजेपी ने इस बार जो मंत्रिमंडल का गठन किया है? के छतरी के नीचे एक साथ सभी जातियों को समाहित करके लगातार 2014 से अपराजय जैसी स्थिति में बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार लोकसभा का चुनाव जबरदस्त तरीके से और उन्हीं के नाम पर 2 बार विधानसभा का चुनाव लगातार जीता गया। लेकिन इस बार हिंदू मतों में बंटवारा हुआ और यह बंटवारा करवाने में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कामयाब रही, और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में नाम की संख्या तो आप कम देख ही रहे, लेकिन उन कम संख्या में भी किस तरीके से जाति संतुलन साधने की कोशिश की गई है, ये नजीर आपको दिखाई पड़ेगी जब आंकड़ा मेरे आंखों के सामने है। और मैं देख रहा हूं कि कुल 8 मंत्री बनाए जा रहे हैं। राजनाथ सिंह, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, अनुप्रिया, कमलेश पासवान, बघेल, आप सभी लोग जानते हैं, BL वर्मा। अब आप देखिए, इसमें 2 कुर्मी जाति के हैं, दलित 2, यानी ये जो 2 बिरादरी हैं वो सबसे ज्यादा उनको आगे रखा गया। राजपूत के नाम पर 1, यानी राजनाथ सिंह खुद ही है, ब्राह्मण जितिन प्रसाद 1 उनको दिया गया है, लोधी समाज से भी 1 दिया गया, और जब जानते हैं जो जाट बिरादरी से आते हैं जैन चौधरी, तो 1 सीट। तो एक तरीके से इसमें पिछड़ा भी है, इसमें दलित भी है, इसमें सवर्ण भी है, ये सभी आपको इसमें नजर आ रहे हैं। ब्राह्मण, खासतौर से ब्राह्मण और राजपूत, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में राजपूतों को लेकर के बहुत माहौल बनाया गया था। तो ये पूरा जो समीकरण है वो बता रहा है कि इंडिया गठबंधन ने जो दांव चला था, ठीक है, अब उसकी मंत्रिमंडल के जरिए यही हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि यूपी को लेकर क्या जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया। आपने ये पूरी चीज क्लियर कर दी है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे ताजा अपडेट के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 24। जब रहेंगे निष्पक्ष, दर्शक करेंगे पसंद। लगातार चुनाव में न्यूज़ 24 ने ABP न्यूज, जी न्यूज, न्यूज नेशन को